नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बिना शायद हमारी आज की डिजिटल दुनिया चल ही नहीं पाती। हाँ बिल्कुल, मैंने मतलब है फाइबर ऑप्टिक संचार। सही। और मकसद ये जानना है कि कैसे रोशनी की एक पतली सी किरण पूरी दुनिया को जोड़े हुए है। बिल्कुल, ये सोचना भी मुश्किल है कि बिना फाइबर ऑप्टिक्स के हमारी जिंदगी कैसी होती। ऑनलाइन वीडियो देखना, ये वीडियो कॉल्स, इतनी तेजी से जानकारी भेजना, ये सब असल में इसी की देन है। हाँ। ये तकनीक मूल रूप से प्रकाश यानी लाइट के बहुत तेज पल्सेस को कांच या प्लास्टिक के बेहद पतले धागों, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं उन्हें, उनके जरिए भेजकर काम करती है। यानी तारों में बिजली की जगह धागों में रोशनी। ये सुनने में ही कितना अलग लगता है, पर सवाल ये है कि ये तांबे के पुराने तारों से बेहतर क्यों है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं मोटे तौर पर। पहला, जबरदस्त स्पीड और बैंडविड्थ, मतलब एक साथ बहुत सारा डेटा भेजने की क्षमता, बहुत ज्यादा। अच्छा। दूसरा, ये सिग्नल को बहुत लंबी दूरी तक भेज सकता है बिना कमजोर हुए। हाँ। और तीसरा, इस पर बाहरी बिजली या मैग्नेटिक फील्ड का वो जो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, हाँ, EMI जिसे कहते हैं। हाँ, EMI, उसका कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए तो दुनिया भर में इंटरनेट और कम्युनिकेशन का जो पूरा बैकबोन है, उसकी रीढ़ यही फाइबर ऑप्टिक्स है। अच्छा। तो इसीलिए आज हम इतनी आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में बात कर पाते हैं या लाइव वीडियो देख पाते हैं। पर ये तकनीक आई कहाँ से? इसका इतिहास क्या है? सफर कैसे शुरू हुआ? इसकी सोच तो काफी पुरानी है। जैसे 1880 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का वो फोटोफोन वाला आइडिया था। फोटोफोन? हाँ, हवा में रोशनी के जरिए आवाज भेजना, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। असली कहानी तो शुरू हुई समझ लीजिए 1960 के दशक में। अच्छा। तब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कांच से रोशनी गुजरते हुए बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाती थी। सिग्नल लॉस बहुत था। हाँ, ये तो होता है, कांच रोशनी को सोख लेता है थोड़ा। सही कहा। फिर 2 वैज्ञानिक थे, चार्ल्स काउ और जॉर्ज हॉकम। उन्होंने पता लगाया कि ये कमजोरी कांच की अशुद्धियों, इम्प्योरिटीज की वजह से है। ओके। उन्होंने कहा कि अगर इन अशुद्धियों को हटा दें तो सिग्नल बहुत दूर तक जा सकता है। और इसी खोज के लिए काउ को बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला। कमाल है। तो किसी ने ऐसा शुद्ध कांच बना लिया फिर? हाँ बिल्कुल। 1970 में एक कंपनी है कॉर्निंग ग्लास वर्क्स। हाँ, सुना है नाम। उन्होंने ऐसा ऑप्टिकल फाइबर बना लिया जिसमें सिग्नल का नुकसान बहुत कम था, लगभग 20 डेसिबल प्रति किलोमीटर, जो उस समय के हिसाब से बहुत बढ़िया था। अच्छा। और उसी समय छोटे असरदार सेमीकंडक्टर लेजर भी बन गए जो रोशनी के सिग्नल पैदा कर सकते थे। और बस यहीं से क्रांति शुरू हो गई। 1977 में पहली बार फाइबर के जरिए लाइव टेलीफोन ट्रैफिक भेजा गया। 1977 में? और फिर तो रफ्तार बढ़ती ही गई होगी, है ना? बिल्कुल, और तेजी से बढ़ी, खासकर 1990 के दशक में, जब 2 बड़ी खोजें हुईं। एक तो ऑप्टिकल एम्पलीफायर और दूसरा WDM। ऑप्टिकल एम्पलीफायर ये क्या करते हैं? ये सिग्नल को बीच रास्ते में ही, फाइबर के अंदर ही रोशनी के रूप में ही ताकत दे देते हैं। पहले क्या होता था कि सिग्नल को बिजली में बदलो, एम्पलीफाई करो, फिर वापस रोशनी में बदलो। बड़े महंगे रिपीटर लगते थे। हाँ, वो तो झंझट का काम लगता है। हाँ, तो एम्पलीफायर ने वो जरूरत बहुत कम कर दी। और दूसरा था WDM। WDM ये क्या बला है? सुनने में बड़ा टेक्निकल सा लगता है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सुनने में है, पर कॉन्सेप्ट मजेदार है। सोचिए, एक हाईवे पर अलग अलग रंग की गाड़ियां एक साथ चल रही हैं बिना टकराए। वैसे ही WDM एक ही फाइबर में रोशनी के अलग अलग रंगों, वेवलेंथ्स का इस्तेमाल करके कई सिग्नल एक साथ भेजता है। ओह, एक ही फाइबर में मल्टीपल चैनल्स। एग्जैक्टली। इससे एक अकेले फाइबर की क्षमता कई गुना बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि 1992 से 2001 के बीच हर 6 महीने में फाइबर की डेटा ले जाने की कैपेसिटी लगभग दोगुनी होती गई। हर 6 महीने में डबल? ये तो अविश्वसनीय है। तो आज ये तकनीक कहाँ तक पहुंच गई है? रफ्तार की क्या सीमा है अब? आज जो स्टैंडर्ड फाइबर है उन पर भी हम सैकड़ों टेराबिट प्रति सेकंड की स्पीड की बात कर रहे हैं। 1 सेकंड में हजारों HD फिल्म्स डाउनलोड करने जितनी तेज। बाप रे। और लैब्स में तो स्पेशल फाइबर्स पर पेटाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच गए हैं। पेटाबिट? हाँ, लेकिन 2 मुख्य दिक्कतें अभी भी हैं जिनसे जूझना पड़ता है। एक है एटेन्यूएशन,
यानी सिग्नल का धीरे धीरे कमजोर पड़ना दूरी के साथ। अच्छा। और दूसरा है डिस्पर्शन, मतलब रोशनी की जो पल्स है वो फैल जाती है। अगर पल्स ज्यादा फैल गई तो सिग्नल पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं वजहों से कुछ खास वेरिएंट बैंड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे OESCLU बैंड्स। इनमें C बैंड सबसे पॉपुलर है क्योंकि उसमें लॉस सबसे कम है। अच्छा, और अगर तांबे के तारों से तुलना करें तो क्या फाइबर हमेशा बेहतर है या तांबे के भी कुछ फायदे हैं? देखिए, ज्यादातर मामलों में तो फाइबर ही जीतता है। कम नुकसान, कोई क्रॉस टॉक नहीं, मतलब सिग्नल मिक्स नहीं होते, EMI से पूरी तरह सुरक्षित, वजन में हल्का और ज्यादा सुरक्षित भी क्योंकि इसमें बिजली नहीं दौड़ती, तो स्पार्किंग का खतरा नहीं। सही बात है। हाँ, तांबा शायद बहुत कम दूरी और कम स्पीड के लिए थोड़ा सस्ता पड़ सकता है, और उससे जोड़ना मतलब स्प्लाइसिंग करना शायद थोड़ा आसान है अभी भी। लेकिन लंबी दूरी और हाई बैंडविड्थ के लिए तो फाइबर का कोई मुकाबला नहीं। भविष्य तो फाइबर का ही है। ये तो साफ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि अब फाइबर टू द होम मतलब FTTH भी काफी आम होता जा रहा है। हाँ, क्योंकि लागत धीरे धीरे कम हुई है तो ये संभव हुआ है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेट या टीवी तक ही नहीं है, स्मार्ट ग्रिड बनाने में, मेडिकल उपकरणों में। अच्छा। हाँ, और यहाँ तक कि आजकल ड्रोन कम्युनिकेशन में भी इसका उपयोग हो रहा है, जैसे यूक्रेन युद्ध में देखा गया, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जैम करना लगभग नामुमकिन है। ओह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो फाइबर ऑप्टिक्स ने हमें तेज, लंबी दूरी तक जाने वाला और भरोसेमंद कम्युनिकेशन दिया है, जिसने सच में हमारी दुनिया बदल दी है। लेजर, शुद्ध फाइबर, WDM एम्पलीफायर, इन सब तकनीकों ने मिलकर इसे मुमकिन बनाया है। बिल्कुल। और जब हम ये सोचते हैं कि प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक पेटाबिट्स की गति पर काम कर रहे हैं और रोशनी को घुमाने जैसी तकनीकें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उस पर भी काम चल रहा है। हाँ। तो एक सवाल मन में आता है, डेटा भेजने में अगली बड़ी क्रांति कैसी दिखेगी? क्या हम सिर्फ मौजूदा फाइबर में और ज्यादा रंग और ज्यादा वेवलेंथ भरते रहेंगे या फिर कुछ बिल्कुल नया आने वाला है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।